for that, and this is the strength of our democracy and judiciary. यही ताकत है, यही ताकत है। सुप्रिया, ठीक है, आ रही हूँ सर। सुप्रिया जी, बिल्कुल। अंजना, हमारे साथ कुछ वकील हैं जो अभी बाहर ने कहा कि मैं इस मामले को अब फर्दर नहीं सुनूंगा। जजेस के बीच में आपस में सलाह मशवरा भी हुआ था इसी चीज को लेकर के? हाँ, सलाह मशवरा हुआ था और जस्टिस ललित ने डिसाइड किया कि वो मैटर को फर्दर नहीं सुनेगा। 29 तारीख को क्या होगा? एक नई बेंच फिर से कहते हुए कि एक समय वो कल्याण सिंह साहब के लिए अपीयर होते रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बेंच में नहीं होना चाहिए। लिहाजा कोर्ट ने 29 जनवरी का तारीख तय कर दिया है। इसके अलावा और भी सवाल उठाए गए क्या? काफी दस्तावेज भी रखे गए हैं सुनने में। कुछ दस्तावेज हैं जिनका ट्रांसलेशन पिछले साल तक ही फाइल हो चुका था। अब उस पर ऑब्जेक्शंस कास्ट किए गए हैं कि ये ट्रांसलेशन फेयर नहीं है, तो फिर से ट्रांसलेशन करने की बात की गई है। आप लोग किस पक्ष की तरफ से थे? अखिल भारत हिंदू महासभा। अच्छा, कोई नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी क्या? सर्टेनली, जब उसमें से ललित साहब नहीं रहेंगे तो नई बेंच ही कॉन्स्टिट्यूट होगी। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से है। काफी लोगों से जानना चाहते हैं, आपको जो अंदर से अभी कोर्ट का जो हेयरिंग है सुन के आ रहे हैं, कुछ निराशा हुई? निराशा तो होगी, देश अपेक्षा कर रहा है और इस प्रकार से दुविधा उत्पन्न हो जाती है तो निराशा तो होगी। अंजना, यहाँ पे काफी सारे वकील हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप जो थे वहाँ पर कोर्ट में पेश कर रहे थे, किस तरह से रहा, क्या रहा उसके अंदर, बताएंगे जरा? In fact, today the Muslim side lawyer Dr. Rajiv Dhawan made a very categorical statement about the composition of bench and the presence of Justice Lalit on the bench. So they said that upon a time representing Kalyan Singh, and that should be the ground for his recusal. The moment Justice Lalit heard this statement from Dr. Rajiv Dhawan, he himself recused himself from the bench and he said that he will not be party to this bench. The second ground which they have taken after more than 1 year, that the translation of certain documents which are in Arabic, Farsi, Gurumukhi, Sanskrit, those documents are required to be translated. The earlier translation has been disputed. It is very funny. The earlier translation presented before the registry of this honorable court was disputed by Dr. Rajiv Dhawan and the council representing Sunni Waqf Board and the All India Muslim Personal Law Board, etc. So, आगे अब इसके बाद दोबारा भी बेंच का गठित होगा क्या? आगे की प्रक्रिया क्या है? 29th is the next date of hearing. On that, the reconstituted bench will be there to hear this matter. अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रिया, उनसे ये सवाल पूछिए कि यूयू ललित पर तो नई बेंच गठन का फैसला आया, रही है शुरू से लेकिन इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए, और उसी आड़ में आज उन्होंने फिर एक टेक्निकल ग्राउंड जो कि 1.5 वर्ष पहले भी उन्होंने उठाया था, उस सारे प्रॉब्लम कोर्ट ने कुछ कहा है? हाँ, ट्रांसलेशन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो ठीक है आप चाहते हैं कि दूसरा ट्रांसलेशन हो, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराने के लिए 29 जनवरी के पहले। इसमें कितना समय लग जाएगा पूरा ट्रांसलेट? काफी सारे कागजात आए हैं, उसे 18,000 के करीब है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8,000 से ऊपर पेजेज हैं, उसका ट्रांसलेशन 29 जनवरी तक मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसको आगे भी टाला जाएगा ट्रांसलेशन के नाम पे। आपको अब लग रहा है कि आगे फिर तारीख मिल सकती? आज तो समय सीमा तय करनी थी ना कोर्ट ने, कब तक ये पूरा सुनवाई खत्म हो जाएगी? नहीं, जब संविधान पीठ बैठी तो आज से सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन शुरू में उन्होंने सबसे पहले जस्टिस ललित पर निशाना साधा कि उनको इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं है। इन सारी बातों को एक मैं और बात बता दूं, उन्होंने यह भी कोशिश की डालने की, जो 3 जजेज की बेंच सुनवाई की, तो चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर अगर उन्होंने 5 बेंच बनाया, तो जो मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश रही है मुस्लिम पक्षकार के वकीलों की। अंजना, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आगे भी जो है काफी समय तक जो है मसला टाला जा सकता है। हमारे साथ संजय शर्मा आ चुके हैं जो कि अंदर कोर्ट में मौजूद है। सर, क्या रहा अंदर का नजारा? कोर्ट में सबसे पहले एक रोड़ा, ये कानूनी रोड़ा जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आपत्ति दर्ज कराई गई कि जस्टिस यूयू ललित ने, चूंकि 1994 का जो केस था उस केस में एक पक्षकार की तरफ से पेश हुए थे, लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम कोर्ट की निगाह में ये बात लाना चाहते हैं। लेकिन जब बात कोर्ट की निगाह में आ गई तो 5 जजेज ने इस मामले में सलाह मशवरा किया काफी देर तक, और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर लिखाना शुरू किया। कोर्ट ने इसमें यह कहा कि अगली बेंच तमाम चीजें, दस्तावेज इतने सारे हैं, कोर्ट का जजमेंट है हाई कोर्ट का, वो इतने पेजेस का है, एक पूरे कमरे में बंद हैं सारे दस्तावेज, तो ये तमाम चीजें उसकी चर्चा हुई और ऑर्डर में पूरा डिटेल ऑर्डर लिखाया। और उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को
अब इस मामले में नई बेंच सुनवाई करेगी। नई बेंच का मतलब कि इसमें जस्टिस यूयू ललित शायद इसमें से रिक्वेस्ट करेंगे और उसमें नए जज आएंगे यहां पर। तो ऐसे में काफी सारी चीजें हैं कि 29 तक उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं हमारे पास जो जिनका अनुवाद भी होना है और ऑफिशियल अनुवाद बिल्कुल सही है या नहीं उसकी भी तस्दीक हो जाएगी इस बीच में। यानी 29 जनवरी को अब नई बेंच नए सिरे से मामले में ठीक है, अभिषेक के पास सीधे चलते हैं। सुप्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय शर्मा आपके साथ है। जैसे ही कोई वकील आते हैं आप हाथ उठाइएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे वहां पर प्रतिक्रिया के लिए। संजय शर्मा हमारे सहयोगी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। डिले टैक्टिक्स के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, लेकिन अभिषेक वहां पर से प्रतिक्रिया लीजिए। अब 29 जनवरी को सुनवाई होगी, नई संविधान जो बेंच है वो इसकी सुनवाई करेगी, यानी उसका भी गठन होना है। यूयू ललित अगर अपने आप को रिक्यूज करते हैं तो उनकी जगह किसी और को वहां पर डाला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ट्रांसलेशन, यानी 8,500 से ज्यादा पन्नों के इस दस्तावेजों को फिर से ट्रांसलेट उसको करना होगा और ये 29 जनवरी तक हो पाएगा या नहीं, इस पर सवाल है। यानी लगता है मामला फिर लटक गया। अभिषेक, लाओ हमको बात कर लो, आप इन्हीं बात कर। बिल्कुल अंजना, देखिए अभी भी हमारे साथ रामविलास वेदांती बने हुए हैं, इनसे हम पहला रिएक्शन लेते हैं। वेदांती जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में आज यूयू ललित पर सवाल उठाए गए जो कि जज हैं और उसके बाद उन्होंने खुद को अलग कर लिया, साथ साथ अब जितने भी ट्रांसलेशन पहले हुए हैं उनको दोबारा से ट्रांसलेशन करने की बात हो रही है क्योंकि उसका ट्रांसलेशन पर भी सवाल उठाए गए। क्या ये डिले टैक्टिक्स है? देखिए मैं बताऊं, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, इसमें राज्यपाल हैं, उनके वकील यूयू ललित इस कमेटी में 5 जजों में थे। उनको हटाने की बात राजीव धवन ने किया। मेरा कहना है कि राजीव धवन ये क्यों नहीं पूछते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री गगोई के बेटे हैं माननीय जज महोदय, तो गगोई को भी हटाया जाए। जब कल्याण सिंह के वकील को हटा दिया गया तो मुख्यमंत्री के बेटे गगोई को क्यों नहीं हटाया जाता? उनको हटाकर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस विषय को टालने के लिए कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। पहले कपिल सिब्बल ने दरखास्त दिया कि इस पर रोक लगाई जाए और अब राजीव धवन जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं, कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया। मेरा सीधे आरोप है, यदि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के वकील यूयू ललित को हटाया जा सकता है 5 जजों में से, तो आसाम के मुख्यमंत्री गगोई के बेटे माननीय जज महोदय हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जाता? आप मुख्य चीफ जस्टिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह भी है, सवाल उठा रहा हूं, दूसरी बात यह भी जज महोदय को विचार करना चाहिए कि मैं भी तो किसी मुख्यमंत्री का बेटा हूं। तो मुख्यमंत्री का बेटा यदि जज बन जाता है तो इसका मतलब है कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उनके वकील को जज बनने के बाद हटा दिया गया, इस मीटिंग में नहीं रखा गया। तो गगोई मुख्यमंत्री थे आसाम के। ठीक है, प्रतीक सोम जी हमारे साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हो गए। एक सेकंड मैं इस पर जल्दी से आपसे प्रतीक सोम एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि यूयू ललित साहब को क्या संविधान पीठ जब गठित किया गया तो ट्रैक रिकॉर्ड तो देखा गया होगा ना, सभी बातों को ख्याल रख के संविधान की पीठ का गठन किया गया। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाना, उनका रिक्यूज कर लेना और उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं। वेदांती जी देखिए, जिस मैटर के अंदर ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित थे वो मैटर एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मैटर था कल्याण सिंह जी का। नहीं, ये दलीलें तो धरी की धरी रह गई ना साहब, क्योंकि कोर्ट में क्या चला, कोर्ट में ये चला कि ये संविधान पीठ नहीं, वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं जब एक्यूजेशन ऐसा लगा लेते हैं। ये देखिए कोर्ट में क्या हुआ था, जजेस की नई बेंच है, अब उसमें जब यूयू ललित पर सवाल खड़ा किया राजीव धवन ने, उन्होंने रिक्यूज कर लिया अपने आप को। अब नई संविधान पीठ का गठन बिल्कुल होगी। तो ये सही है कि उनका स्टैंड सही था या गलत था, इस पर चर्चा हो, लेकिन अंततः तो यही हुआ। अंजना मेरे को बताना, देखिए आज का बेंच क्यों एक यूनिक बेंच था। हाँ। आज का बेंच इंटरेस्टिंगली करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर प्रोस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच में थे। जो बाकी 4 लोग थे ये सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कार्यकाल उनका है और इतनी सीनियरिटी है कि ये सभी चीफ जस्टिस बन सकते हैं। एंड ऊपर से ये चीज थी कि कोई भी डाइवर्जेंट। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का हवाला देते हुए 5 लोगों की बेंच बैठाई जो निश्चित रूप से आर्टिकल 141 का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और आर्टिकल 141 का क्या है कि एवरी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल एंड इट इज आल्सो बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो इवन CJI। द रजिस्ट्री एंड द रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट cannot overrule or bypass the constitutional provisions. Thank you. वीरेंद्र चौबे 29 को उन्होंने कहा है कि मैं देखूंगा
लेकिन यहाँ कंप्लीटली वायलेशन ऑफ 141 है। सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैनॉट इन एनी वे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 141। थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगा, आज की एक और तारीख लग गई है, तो आप लोग क्या उम्मीद लेकर के आए थे? हम तो आए थे कि अब नित्य प्रति सुनवाई होगा, नित्य प्रति सुनवाई होगा। जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता को भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। जी ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। उनसे बात करते लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।